नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व पर आधारित सिद्धांत, जो कि एक प्रमुख सिद्धांत आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा क्या है? इस सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तीन घटक जिम्मेदार होते हैं। तीन घटक जिम्मेदार होते हैं और इसका व्यक्तित्व निर्माण में मन का भी बड़ा योगदान होता है, जो कि आकारात्मक वर्गीकरण में किया है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इस प्रकार से तीन तो मन की अवस्था बता दी। कौन कौन सी? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। होता क्या है चेतन मन? चेतन मन आप वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। वर्तमान में अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपका कौन सा मन काम कर रहा है? आपका चेतन मन ही काम कर रहा है। मतलब संपूर्ण मस्तिष्क का केवल 10% भाग ही कार्य कर रहा है। संपूर्ण मस्तिष्क का 10% भाग अभी काम कर रहा है। और अचेतन मन क्या होता है? जब आप एग्जाम देते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं, आपसे कोई प्रश्न पूछता है, आप उसका आंसर देते हैं, तब आपका कौन सा मस्तिष्क काम करता है? तब आपका काम करता है अचेतन मन, जो कि संपूर्ण मस्तिष्क का 90% होता है। संपूर्ण मस्तिष्क का 90%। अब इसमें अर्धचेतन क्या है? अर्धचेतन वह अवस्था है जब हमें याद आ भी जाए और नहीं भी आए। जैसे आप किसी व्यक्ति को देख करके सोचते हैं, जिसे मैंने कहाँ देखा है, इसको मैंने रेलवे स्टेशन देखा है, इसको मैंने बस स्टैंड पर देखा है, इसको मैंने और कहीं जगह देखा है। आप उसको याद कर रहे हैं, आपको याद नहीं आया तो वो कितना परसेंट है? 0%। ठीक है। आप एग्जाम में भी जैसे बैठे हुए आप याद कर रहे हैं इसका आंसर क्या है, मैंने क्या पढ़ा था, आपको वो याद नहीं आया, 0%। और याद आ गया तो 100% है। तो ये 100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब प्रश्न कहाँ से बनता है कि चेतन मन संपूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत है? तो 10%। सबसे छोटा भाग है चेतन भाग। मन का सबसे छोटा भाग चेतन भाग। अचेतन भाग जो कि मन का सबसे बड़ा या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, वो अचेतन है, जो कि 90% है। और अर्धचेतन दोनों ही स्थिति में आ जाता है। याद आया तो 100% है, नहीं आया तो 0% है। ये आकारात्मक वर्गीकरण किसने किया है? सिगमंड फ्राइड ने किया है। सिगमंड फ्राइड ने किया है। कहाँ के थे सिगमंड फ्राइड? ये वियना के थे। कहाँ के? वियना, ऑस्ट्रिया के थे सिगमंड फ्राइड। इन्होंने आकारात्मक वर्गीकरण किया है। अब बात करते हैं अपन मनोगत्यात्मक की। मनोगत्यात्मक में ईड, ईगो और सुपर ईगो, 3 शब्द आते हैं। मतलब व्यक्तित्व के निर्माण में 3 घटकों का अहम योगदान है। हमारे अंदर भी, जैसे आपके जेब में पैसे नहीं है, आप बाजार चले गए। कहाँ चले गए आप? बाजार। अब पैसे नहीं है तो आप अपनी इच्छाओं को दबाएंगे, क्योंकि बाजार तो क्या करता है? हमें आकर्षित करता है। यदि समोसे कचौरी की दुकान है, समोसे कचौरी की दुकान, उसे देखने के बाद में आपको क्या लगेगा? एक तो खाई लूँ, 1-2 तो खाई लूँ। और आप की जेब में पैसे नहीं है तो आप ये करेंगे, नहीं, पैसे नहीं है, क्या करें? और पैसे होने के बाद में एक मन तो करेगा आपका, खा ले यार, खा ले, 2 तो खाई ले हैं, क्या होगा? पेट ही तो खराब होगा ना, देख लेंगे, 100 दिन में 1 दिन तो कुछ ना होगा, ये सोच करके हम खा लेते हैं, खाते हैं ना। और एक ऐसा आता है, अहम की बात बताऊं, आपकी जेब में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप अपने मन को दबा लेते हैं कि नहीं, ये मेरे कहीं काम आएगा, मैं नहीं खाऊंगा। और आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, अहम में करेंगे। और एक सुपर ईगो कब आता है? जैसे आप बूढ़े हो गए, आपका बूढ़ापा आ गया, अब आप सोचेंगे मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उसको गलत कह दिया, बेवजह डांट दिया मैंने उसको, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया। ये पछतावे की जो भावना आती है वो कब आती है? परा अहम में आती है, सुपर ईगो में आती है।
इसमें आती है परायम सुपर ईगो में। आइए इनको विस्तार से पढ़ते हैं, इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। मनोगत्यात्मक रूप से जो वर्गीकरण किया है उसे हम विस्तार से पढ़ते हैं। आइए देखिए, ईड या इदम, इदम के जो इदम की अवस्था में इदम कब होता है? ये बचपन में अधिक प्रबल होता है। ये किसको मानता है? ये शारीरिक इच्छाओं की प्रबलता रहती है। किसकी प्रबलता है? शारीरिक इच्छाओं की प्रबलता। स्वार्थ की भावना हो जाती है इसमें, और ये सुखवादी है। मजा आना चाहिए और कुछ नहीं। क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए। मजे के लिए काम करते हैं। यदि बाजार चले गए, पैसा है तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे। आप उन्हें रोक नहीं सकते, और वो मानेंगे भी नहीं, अपने मन की भी नहीं मानेंगे। अपने मस्तिष्क जो कहेगा वो कुछ नहीं सुनेंगे। वो तो सिर्फ सुख चाहेंगे, सुखवादी है। कौन सा है ये? ईड है सुखवादी। प्रश्न पूछा जा चुका है। सुखवादी सिद्धांत कौन सा है? ईड, ईगो, सुपर ईगो कौन सा है? तो सुखवादी कौन सा है? ईड। बचपन में अधिक प्रबल रहती है कौन सी? ईदम वाली भावना। स्वार्थ की भावना होती है ईदम में, और दमित इच्छाओं का भंडार है। यदि आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप बाजार चले गए, आपने कचौरी समोसा जो देखा है, तो आपकी नीति तो टपकेगी ना। आप अपने आप को समझा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो मन में दब गई ना, वो इच्छा तो दब गई ना। तो वो दमित इच्छाओं का भंडार है कौन सी? ईदम। दमित इच्छाओं का भंडार है ईदम। पशु प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति का? पशु प्रकृति का। पशु प्रकृति का इसलिए है, स्वयं को मजा आना चाहिए, मजे के अलावा कुछ नहीं, चाहे से दूसरों को नुकसान हो जाए। दूसरों को क्या हो जाए? नुकसान। तो पशु प्रकृति का है। तमोगुण की प्रधानता है। तमोगुण कैसा है? आलसी, झगड़ालू प्रवृत्ति का, पड़ा रहता है खा पी करके, कोई काम धंधे नहीं करता। वो कौन सा है? तमोगुण युक्त है। कौन है? तमोगुण युक्त। अब बात करते हैं ईगो की। ईगो मतलब अहम। ये युवा अवस्था में प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? युवा अवस्था में। अहम पद कब प्रकट हो रहा है? युवा अवस्था में प्रकट होता है। और कौन सा है? मानवतावादी है। युवा अवस्था में, जैसे अभी आप हैं, मैं हूँ, युवा अवस्था। अब आपसे कोई पैसा मांगेगा, आप क्या करेंगे? दे देंगे ना, सहयोग तो करेंगे। यदि मान लीजिए आपको कोई भिखारी मिला जिसके हाथ पैर नहीं है, हाथ पैर कटे हुए हैं, और वो आपसे पैसा मांग रहा है, आपसे कुछ चीज चाह रहा है। यदि आप सक्षम हैं तो आप उसकी सहायता करेंगे, उसकी हेल्प आप करेंगे, आप में सहयोग की भावना रहेगी। तो अब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा यदि उस जगह पर वो सीन देखे तो वो नहीं देगा, क्योंकि उसमें वो सहयोग की भावना नहीं है। तो सहयोग की भावना कब? युवा अवस्था में प्रकट होती है। मानवतावादी, क्योंकि मानव हैं आप, मनुष्य हैं, तो मनुष्य की आप सहायता करेंगे, तो मानवतावादी है। तो मानवतावादी है, सहयोगी भावना है। रजोगुण की प्रधानता। रजो मतलब वीरता युक्त भाव, कि जैसे कहीं लड़ाई झगड़े हुए, आप तुरंत पूछ जाते हैं कि मैं बताता हूं तेरे को, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने रजोगुण की प्रधानता है। किस गुण की? रजोगुण की प्रधानता है। क्योंकि आप कौन सी अवस्था में? युवा अवस्था में। आजा लड़ ले, जांग फटकारते हैं, बाहू फटकारते हैं, भुजाओं को ऐसे करते हैं, आजा लड़ ले। तो ये क्या है? ये रजोगुण की प्रधानता है आप में, क्योंकि आप युवा हैं, आप में खून है, जोश है, तो आप लड़ाई करेंगे। उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान कब होता है? ये होता है अहम में। और मानवीय मूल्य, इंसानी प्रकृति का जन्म कब होता है? ये अहम की भाव में होता है। अहम की भाव में शारीरिक और मानसिक जो इच्छाएं हैं वो संतुलित रहती है। शारीरिक मानसिक इच्छाएं क्या रहती है? संतुलित रहती है। अब बात करें अपन सुपर ईगो की। किसकी? सुपर ईगो की। तो सुपर ईगो कब प्रकट होता है? ये वृद्धावस्था में प्रकट होता है। कब होता है? वृद्धावस्था में प्रकट। वृद्धावस्था में प्रकट होता है ये, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब प्रकट होता है सुपर ईगो।
और पछतावे की भावना आ जाती है। देवत्व प्रकृति का है, देवता बन जाते हैं आप उदारवादी सिद्धांत वाले बन जाते हैं कि जो कुछ है वो आपका ही है, ले लो, सब कुछ ले लो। इस प्रकार की भाव आप में वृद्धावस्था में प्रकट होती है। और आदर्शवादी है क्योंकि ये अपने नियमों सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं। आपने देखा होगा बूढ़े व्यक्ति, उनके नियम अलग ही होते हैं। सुबह उठने का नियम अलग है, सोने का नियम अलग है, खाने का नियम अलग है। तो वो आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी सिद्धांत होते हैं। उनका ये मानना है कि ये करना है तो यही करना है आपको, आप अपनी नहीं चला सकते उनके आगे। दूसरों के लिए जीवन जीते हैं ये सुपर ईगो वृद्धावस्था में प्रकट है, दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। सद्गुणों की अधिकता रहती है। तो सुपर ईगो सद्गुणों की अधिकता रहती है इसमें, और बलिदान व त्याग की भावना जन्म ले लेती है। जब बूढ़े हो जाते हैं तो बलिदान व त्याग की भावना जन्म ले लेती है सुपर ईगो। अब बात करें अपन कि आकारात्मक वर्गीकरण में चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इन तीनों को समझाने के लिए सिगमंड फ्रायड ने किस पर प्रयोग किया था? बर्फ के टुकड़े पर प्रयोग किया था। बर्फ के टुकड़े पर। किस प्रकार का था बर्फ का टुकड़ा? ये एक पात्र ले लिया, इस पात्र में पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी। और इन्होंने एक बर्फ का टुकड़ा इसमें डाल दिया, बर्फ का टुकड़ा। जो भाग आपको ऊपर ये दिखाई दे रहा है ये तो है चेतन। क्या है ये? चेतन। क्या है ये? चेतन भाग है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये चेतन भाग है। जो बिल्कुल डूबा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक जो डूबा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये डूबा हुआ भाग क्या है? ये अचेतन है। कौन सा भाग है ये? अचेतन। ये डूबा हुआ भाग अचेतन है। और जो भाग आपको यहाँ और यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर नीचे होने वाला, ये अर्धचेतन है। ये कौन सा है? ये अर्धचेतन है। ये अर्धचेतन है। जो भाग आपको ये अंदर बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? ये अर्धचेतन है। तो हमारे मन की भी इस प्रकार से तीन ये अवस्थाएं होती है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। अब ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने दिया है। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। प्रश्न ये बनता है, और प्रश्न क्या बनेगा? सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है? आकारात्मक आधार पर और मनोगत्यात्मक आधार पर किया है। आकारात्मक आधार पर कितने प्रकार का है? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। मन की तीन अवस्थाएं बताई है। मनोगत्यात्मक आधार पर व्यक्तित्व निर्माण के तीन घटक बताए हैं। हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो तीन आधार पर होती है, ईड के आधार पर, ईगो के आधार पर, सुपर ईगो के आधार पर। अब सुपर ईगो, ईड, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन बनेगा कि बचपन में अधिक प्रबल इदम, शारीरिक इच्छाओं की प्रबलता इदम, स्वार्थ की भावना किसमें रहती है? इदम में। सुखवादी है इदम, दमित इच्छाओं का भंडार है इदम, पशु प्रकृति का है इदम। क्योंकि बचपन में तो सभी पशु ही रहते हैं और जब शिक्षा प्राप्त हो जाती है उसके बाद में वो मनुष्य बनते हैं। तमोगुण की प्रधानता मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति के, आलसी, किसमें? इदम। युवा अवस्था में प्रकट, अहम। मानवतावादी है, अहम। सहयोग की भावना, अहम में। रजोगुण युक्त, अहम। उचित अनुचित का ज्ञान होता है, अहम में, ईगो में। मानवीय मूल्य व इंसानी प्रकृति का जन्म होता है, अहम में, ईगो में। और शारीरिक और मानसिक इच्छाएं संतुलित रहती है, ईगो में। पछतावे की भावना, सुपर ईगो में। देवत्व प्रकृति का, सुपर ईगो। आदर्शवादी, सुपर ईगो। तो इसी प्रकार से वृद्धावस्था में प्रकट, सुपर ईगो। सद्गुणों की अधिकता, सुपर ईगो में। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं
आपसे पहले एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ये सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास है, महज 12-13 मिनट में ये क्लास हो चुकी है। अब बात करते हैं अपन कि विशेषक गुण क्या होते हैं, शील गुण क्या होते हैं। शील गुणों के बारे में आरबी केटल ने बताया है। किसने बताया? आरबी केटल ने। आरबी केटल ने 16 प्रकार के शील गुण बताए हैं। शील गुण, शील गुण, शील गुण होते क्या है? शील गुण होते हैं वो गुण जिनके आधार पर व्यक्ति की पहचान होती है, वो शील गुण कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी के बारे में जानते हो आप? महात्मा गांधी को कहते हैं अहिंसा का पुजारी। आपको कहते हैं अहिंसा का पुजारी? मुझे कहते हैं क्या? कोई कहेगा कि भाई गांव में कि टीकाराम जी अहिंसा के पुजारी, ऐसा है? नहीं है। जो फेमस है अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो महात्मा गांधी में कौन सा गुण है? शील गुण है। जैसे मेरा मनोविज्ञान के सर, तो यदि कोई व्यक्ति का पूछेगा कि कॉलेज में आकर के मनोविज्ञान के सर कौन से हैं? टीकाराम जी। नाम क्या निकलेगा? टीकाराम। उसी प्रकार से आप में कोई सा विशिष्ट गुण होगा। जैसे घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टॉड, राजस्थान जीके में आता है घोड़े वाले बाबा। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड है। तो उनका वो क्या है? शील गुण है। तो शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया? आरबी केटल ने। कितने प्रकार के बताए? 16 प्रकार के। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के। और 16 प्रकार के शील गुणों को जानने के लिए इन्होंने 16 पीएफ प्रश्नावली का भी निर्माण किया है। किसका किया है? 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किया है। तो शील गुण, शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया? केटल ने दिया है। केटल के अनुसार शील गुण कितने होते हैं? 16 होते हैं। केटल ने शील गुणों के मापन के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण भी किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। शील गुण, शील गुणों को कहते हैं विशेषक सिद्धांत। और शील गुण क्या है? व्यक्ति के विशिष्ट गुण ही शील गुण है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां, ये अगली क्लास में हमें पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि इससे पहले की क्लासें आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल को ओपन करके आप प्ले लिस्ट में जाकर के अन्य क्लासों को भी देखें। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ये आपके फास्ट रिवीजन की क्लास है और इस क्लास का जरूर आपको लाभ मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू।